हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं जो सीपीएम पढ़ जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, उसकी हम डीपीपी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने वैसे भी डीपीपी प्रैक्टिस कर ली होगी, जो डाउट है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? द पर्ट कैलकुलेशन यील्ड ए प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक, मतलब प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी दे रखी है? 50 वीक विद ए वेरिएंस, मतलब 50 वीक दे रखा है प्रोजेक्ट की लेंथ, मतलब टीई आपको दे रखा है 50 वीक। वेरिएंस दे रखा है 9, दैट मींस आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर 9। ठीक है, चलो देन विद इन हाउ मेनी वीक्स would you expect the project to completed with probability of 95%, मतलब आपको यहां पर 95% प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको निकालना है। उसके लिए फैक्टर दे रखा है कितना है? 0.65। ये 0.65 नहीं होगा, ये 1.65 होगा। ये फैक्टर कितना होगा? करेक्ट कर लेना, 1.65 होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आता है 95% की जो प्रोबेबिलिटी है, वो किस किस के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। मैं लिखा भी दूंगा आपको कैसे। जो Z और P की जो वैल्यू है 1 और 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये 84.1 होता है, ये 97.7 होता है। ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। तो ये जो 95% जो प्रोबेबिलिटी है, 95% जो प्रोबेबिलिटी है, ये 1.65 पर इसने दे रखी है। ठीक है, चलो हमें ये पता है कि Z का फॉर्मूला क्या होता है? TS माइनस TE अपॉन सिग्मा। हमें सिग्मा स्क्वायर दे रखा है 9, सिग्मा निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पर आपके पास Z की वैल्यू 1.65, आपको TS निकालना है, T कितना दे रखा है? 50 अपॉन 3। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, TS की वैल्यू निकाल दो। तो 50 प्लस 3 इंटू 1.65, 16 × 48 मतलब 4.95, 54.95। ये लो 54.95। देखो आंसर है क्या? ये लो, ए आंसर हो जाएगा आपका। शेड्यूल्ड जो 95% प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है, वो कितना है? वो कितने टाइम में हो सकता है? 54.95 डेज में आपका काम हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। पहला क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के नाम से। पहला आंसर गलत। पहला आंसर क्या है आपका? गलत। चलो, प्रोग्राम एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलो तीसरा, इन PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो। मतलब आपको एक्टिविटी के लिए जब भी पूछे तो सीधा बिना देखे क्या आंसर लगा दोगे? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा आंसर लगा दोगे? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, ये लो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका आंसर हो गया सी। ये आपका आंसर क्या हो गया? सी। अगर यही आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए पूछता, कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए अगर पूछता, तो आप क्या लगाते? यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए पूछता तो आप क्या लगाते? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते। चलो नेक्स्ट वन, स्लैक टाइम इन PERT एनालिसिस। स्लैक टाइम क्या होता है? स्लैक टाइम आपका लेस देन 0 भी हो सकता है। स्लैक टाइम लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों हो सकता है। कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, गलत। कैन इज ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए 0 होता है। कैन नेवर बी लेस देन 0, गलत है। इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। देखो यहां पर ध्यान दोगे तो स्लैक के लिए यहां पर ये आंसर गलत क्यों है? यहां पर ये जो आंसर गलत क्यों है? क्योंकि जब भी हम PERT की बात करते हैं ना, PERT की बात करते हैं तो हम इवेंट्स पर बात करते हैं। ये कौन सी टेक्निक है? इवेंट ओरिएंटेड। ये मिनिमम होता है क्रिटिकल इवेंट के लिए। तो अगर यहां पर इवेंट होता तो यहां पर इज 0 फॉर क्रिटिकल इवेंट, इज ऑलवेज 0 फॉर, तो ये आंसर मोस्ट सुटेबल होता। तो यहां पर ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेस सुटेबल है। आंसर क्या हो गया? डी। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट ए PERT। द फॉलोइंग इज नॉट ए PERT इवेंट। इनमें से कौन सा है? साइट, देखो कोई भी चीज अगर स्टार्ट और कंप्लीट हो रही है तो वो आपका एज ए इवेंट की तरह कंसीडर होगा। कोई भी साइट अगर स्टार्ट या एंड हो रही है तो एज ए इवेंट कंसीडर होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, ये लो, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट ए पूछा था ना, सोशल सेशनल वर्क कंप्लीटेड, ये भी एक इवेंट है। बस स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ, ये भी स्टार्ट हुआ इवेंट है। द क्लास इज बीइंग अटेंडेंट, मतलब क्लास अटेंड हो रही है, ये एक टाइप की क्या एक्टिविटी? ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। आपका आंसर क्या हो गया? डी। चलो
द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इन पार्ट टेक्निक इज कॉल्ड। कंप्लीट होता है, देखो ये आपका टेल इवेंट, ये आपका हेड इवेंट। यहां पर टेल इवेंट पर आपकी एक्टिविटी क्या होती है, टेल इवेंट पर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, हेड इवेंट है। हेड इवेंट पर एक्टिविटी क्या होती है, एंड होती है। हेड इवेंट पर एक्टिविटी क्या होती है, एंड होती है। ये लो हेड एक्टिविटी हेड इवेंट लगाओ, ये लो बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इन पार्ट एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। देखो पार्ट के अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम में जब आप प्रोबेबिलिटी का कर्व पढ़ते हो तो यहां पर जो कितने परसेंट होती है, 50% पर। यहां पर कितना होता है, 50%, मतलब 50% ही काम होता है। यहां पर 50% पर आपका टी डिफाइन होता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 50%। ये पार्ट के लिए कितना होता है, 50%, पार्ट के लिए 50%, जबकि सीपीएम के लिए ये चीज क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो सीपीएम के लिए पूछ ले तो आप 100% लगा के आओगे। नेक्स्ट वन, इन पार्ट एनालिसिस ए प्रोजेक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन इट्स क्रिटिकल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट। मतलब हमें ये बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी है, कौन सा अजम्पशन करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा अजम्पशन करेक्ट है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें, बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, गलत है। एक्टिविटी किसको, बीटा को, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो यहां पर आपके पास में बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत हो गया। एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत हो गया। एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉलोज क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर आपका कौन सा सही हो गया, डी। आंसर कौन सा सही हो गया आपका, डी, ठीक है। करवाया मैंने क्लास में अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कौन सा सही है पीईआरटी के लिए, इट इज इवेंट ओरिएंटेड एंड इट इज ए टूल फॉर प्लानिंग। ये सही है, क्योंकि हम R&D प्रोजेक्ट करते हैं तो ये प्लानिंग के लिए टूल है। और इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे एक्टिविटी ओरिएंटेड गलत हो गया। यूजेज कोस्ट एज ए क्रिटिकल इनपुट फैक्टर नहीं। इट मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंस, इवेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है, सीपीएम में कम होती है। वेट इन पार्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, अब किसी चीज में आप वेट कर रहे हो, इसका मतलब आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, और टाइम कंज्यूम हो रहा है तो टाइम के साथ साथ आपके रिसोर्सेज भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो यहां पर आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहां पर एक टाइप का क्या हो गई, आपकी एक्टिविटी, और एक्टिविटी यहां पर आपके रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, तो आंसर इज ए, ठीक है। चलो, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी में बी डिलेड विदाउट इंटरफेयरिंग है ना, विदाउट इंटरफेयरिंग with the start of any succeeding activity is called। मतलब the amount of time by which start of the activity may be delayed without interfering, मतलब हम स्टार्टिंग को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप कौन से टॉपिक में पढ़ते हो, ये आप सीपीएम के टॉपिक में पढ़ते हो। सीपीएम के टॉपिक में मैंने इसको डिटेल में बताया भी है। इसको क्या कहते हैं, फ्री फ्लोट कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं, फ्री फ्लोट कह देते हैं। तो अभी इसका आंसर लगा लो, बाकी लेक्चर में आप इसको देख लेना। फ्री फ्लोट को कंप्लीटली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फ्री फ्लोट किसे कहते हैं। चलो, द पार्ट कैसी अप्रोच है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, सी आंसर, खत्म। पार्ट कैसी अप्रोच है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। सीपीएम कैसी अप्रोच है, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि ये R&D प्रोजेक्ट के लिए काम आती है। ये किसके लिए काम आती है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। चलो, एंड रिव्यू टेक्निक यूज्ड व्हेन, रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए, इसके लिए कौन सा काम आता है, सीपीएम। टाइम एस्टिमेशन इज अनसर्टेन, ये आपका पॉइंट सही लग रहा है। कोस्ट, ये दोनों गलत है। कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो हम करते ही नहीं है, प्राइम इंपॉर्टेंस ज्यादा लगती है कोस्ट। टाइम एस्टिमेशन इज वेरी इजी, टाइम एस्टिमेशन कहाँ इजी है, 3 टाइम एस्टिमेट करने होते हैं, तो इजी तो कुछ भी नहीं रहा। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो, इट इज नोटेड दैट कास्टिंग ए कॉलम स्टार्टर takes not less than 6 minutes and takes sometimes as long as 45 minutes, but 15 minutes is more frequent। मतलब उसका जो टी नोट का टाइम है वो 6 मिनट है, टीएम का जो टाइम है वो 15 मिनट है, और टीपी का जो टाइम है दैट इज 45 मिनट, ठीक है। आपको दे दिया। अब एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है, टीई निकालना है। क्या होता है, टी नोट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाय 6, तो निकाल लो।
तो 6 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 45 डिवाइड बाई 6, तो 15 चौक 60, 40 100, 150, 111 बटे 6। तो यहां पर 1 50, 8 6 48, 18 पॉइंट, देखो आंसर 18.5, ये लो 18.5 मिनट, ये आपका डी आंसर हो गया 18.5, सिंपल। ठीक है, यह आपका हमारा प्रैक्टिस सेशन हो गया, या आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन हो गया। क्या किया हमने, प्रैक्टिस सेशन है, इसमें क्या किया, पर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। किस पर बेस्ड था, पर्ट से रिलेटेड, पर्ट से बेस्ड, पर्ट वाले जो टॉपिक है उस पर बेस्ड था। तो आज की डीपीपी का सॉल्यूशन यही ओवर होता है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट रहता है इस डीपीपी में, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पर, शुभम सर PW सर्च करके आपको मैं वहां पर मिल जाऊंगा, आप वहां पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। रेस्ट आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, जिस भी क्लास में आप मुझसे मिल रहे हो, वहां पर भी आप मुझसे उस कंसर्न सब्जेक्ट के डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एस्टिमेशन में सीपीएम के, सीपीएम में एस्टिमेशन के डाउट चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट में एक ही टाइम एक ही डाउट पूछा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।